अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उसका टाइटल है पूरे यूरोप को डराने वाली वो बहादुर मुस्लिम औरत की कहानी, जिसका नाम है सैयदा अल हुर्रा। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये कहानी को सुनने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए, आखिर वो कैसे सबसे ज्यादा बहादुर थी और पूरा यूरोप उनसे कैसे डरता था। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप में से ज़्यादातर लोगों ने हॉलीवुड वेब सीरीज़ यानी गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा। वही गेम ऑफ थ्रोन्स कि जिसको हॉलीवुड दुनिया की सबसे महंगी और सबसे हिट वेब सीरीज़ भी माना जाता है। दोस्तों वैसे तो हॉलीवुड दुनिया की सबसे महंगी मानी जाने वाली ये वेब सीरीज़ एक फिक्शनल सीरीज़ है, लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस सीरीज में जो भी कहानी दिखाई गई है वो लगभग पूरी तरह से इतिहास में पाई जाने वाली एक औरत की कहानी से मेल खाती है। एक ऐसी औरत की कहानी से कि जिसको अपने दौर में दुनिया की सबसे ताकतवर औरत माना जाता था। वो औरत के जिसका राज जमीन के साथ साथ समुद्र के एक बड़े हिस्से पर हुआ करता था और उसके दौर में लगभग पूरा ही यूरोप उसके सिर्फ नाम से ही कांपा करता था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उस बहादुर औरत की कि जिसको आज इतिहास में सैयदा अल हुर्रा के नाम से याद किया जाता है। वही सैयदा अल हुर्रा कि जो मुसलमानों के इतिहास की वो इकलौती ताकतवर औरत थी कि जिन्होंने ज़मीन के एक हिस्से के साथ साथ उस पूरे समुद्र पर भी राज किया था कि जो समुद्र अफ्रीका और यूरोप के बीच मौजूद है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर सैयदा अल हुर्रा आखिर थी कौन, कहाँ से थी, कैसी थी और आखिर ये इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गई थीं कि इनके दौर में पूरा यूरोप भी इनके डर की वजह से कांपने लगा था। तो दोस्तों इस तरह की तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को न सिर्फ ये बताएंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें थीं कि जिन्होंने सैयदा अल हुर्रा को इतना ख़तरनाक बनने पर मजबूर किया था, बल्कि साथ ही साथ आप लोग ये भी जानेंगे कि आखिर सैयदा अल हुर्रा को ताकतवर बनाने में सल्तनत उस्मानिया का क्या किरदार था। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि सैयदा अल हुर्रा की कहानी 1492 से शुरू होती है कि जब स्पेन में सैकड़ों सालों से कायम मुसलमानों की सल्तनत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। और मुसलमानों की सल्तनत को ख़त्म करने के बाद स्पेन में न सिर्फ लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था बल्कि हज़ारों मुसलमानों को गुलाम भी बनाया गया था। और बड़ी तेज़ी के साथ सारे मुसलमानों को इस बात पर मजबूर किया जा रहा था कि वो जल्द से जल्द इस्लाम धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लें, जिसकी वजह से अब स्पेन में रहने वाले बहुत सारे मुसलमानों ने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी जान और ईमान को बचाने के लिए स्पेन से हिजरत करना शुरू कर दी थी। यानी वो सारे लोग अपनी जानो माल की हिफाजत की खातिर स्पेन छोड़कर दूसरे इलाकों में बसने के लिए जा रहे थे। 1492 में स्पेन से हिजरत करने वाले इन हज़ारों मुसलमानों में एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद थी। एक ऐसी बच्ची कि जो दिखने में तो बहुत छोटी थी लेकिन स्पेन के सारे डरावने मंजर को अपनी आंखों से देख रही थी और इस सारे डरावने मंजर को धीरे धीरे अपनी आंखों से अपने दिल में उतार रही थी। वो देख रही थी कि किस तरह से लाखों मुसलमानों को उसकी आंखों के सामने ही कत्ल कर दिया गया है। न सिर्फ कत्ल बल्कि हज़ारों मुसलमानों को मुसलमान से ज़बरदस्ती ईसाई भी बनाया गया है। बस इन्हीं तमाम हालात की वजह से इस बच्ची के दिल में एक ख़तरनाक आग पैदा हो गई थी। एक ऐसी आग कि जिसकी लपटों में आने वाले कुछ सालों के बाद न सिर्फ पूरा स्पेन बल्कि यूरोप का ज़्यादातर हिस्सा जलने लगा था। क्योंकि दोस्तों स्पेन से जाते वक्त इस बच्ची ने पूरी तरह से ये इरादा कर लिया था कि वो उस वक्त तक चैन की सांस नहीं लेगी कि जब तक वो एक बार फिर से पूरे स्पेन में मुसलमानों की सल्तनत को कायम नहीं कर देगी। बस अपने इसी मकसद को ही पूरा करने के लिए उसने उसी वक्त से ही तैयारी शुरू कर दी थी। याद रहे कि स्पेन के खिलाफ एक नई और ख़तरनाक मुहिम शुरू करने वाली ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं बल्कि वही बच्ची थी कि जो आगे चलकर सैयदा अल हुर्रा के नाम से मशहूर हुई थी। आपको बताते चलें कि सैयदा अल हुर्रा ने स्पेन से अफ्रीका पहुंचते ही सबसे पहले तेतून नाम के एक इलाके को अपना ठिकाना बनाया था। ये एक ऐसा इलाका था कि जो सैयदा अल हुर्रा से पहले बंजर ज़मीन था,
लेकिन सैयदा अल हुर्रा ने इसे न सिर्फ आबाद किया बल्कि इसके सारे दरवाज़ों को उन मुसलमानों के लिए खोल दिया कि जो स्पेन से अपनी जान बचाने की खातिर अफ्रीका की तरफ हिजरत कर रहे थे। धीरे धीरे स्पेन से आने वाले मुसलमानों की वजह से ये शहर बहुत जल्द ही एक बड़े शहर में बदल गया था और इस शहर में आबाद कई बड़े बड़े खानदानों ने भी सैयदा अल हुर्रा का साथ देना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि जो मकसद हमारा है वही मकसद सैयदा अल हुर्रा भी लेकर चल रही हैं। सबसे पहले सैयदा अल हुर्रा ने इस पूरे इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की थी और उसके बाद अपने इस इलाके को समुद्री जहाज़ों का हेडक्वार्टर बनाने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले अपने कुछ खास लोगों के साथ मिलकर एक खतरनाक समुद्री फौज तैयार की और उसके बाद उस समुद्री फौज की मदद से स्पेन और पुर्तगाल के जहाज़ों पर हमले करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये हमले इतने ज़्यादा तेज होते चले गए थे कि यूरोप के सभी छोटे बड़े जहाज़ों ने समुद्र में निकलना भी बंद कर दिया था और सैयदा अल हुर्रा की तरफ से ये सारे हमले अगले 30 सालों तक जारी रहे थे, जिसकी वजह से यूरोप के ज़्यादातर इलाकों में सैयदा अल हुर्रा का खौफ फैल गया था। लेकिन दोस्तों, यूरोप की ईसाई सल्तनतों को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा कि जब सैयदा अल हुर्रा ने पुर्तगाल के एक गवर्नर की बीवी और शाही खानदान की बहुत सारी औरतों को उसी बाजार में ही जाकर बेच दिया कि जिस बाजार में अक्सर पुर्तगाल के लोग मुसलमानों की औरतों को अगवा करके बेचा करते थे। इस हादसे की वजह से न सिर्फ पूरे यूरोप में खलबली मच गई थी बल्कि साथ ही साथ यूरोप की सारी ईसाई सल्तनतों को ये यकीन भी हो गया था कि अब हम में से कोई भी सल्तनत सैयदा अल हुर्रा से महफूज नहीं है, यानी सैयदा अल हुर्रा अब जिसको भी चाहे नुकसान पहुंचा सकती है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सैयदा अल हुर्रा का सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद था स्पेन देश में एक बार फिर से मुसलमानों की सल्तनत को कायम करना। इसीलिए उन्होंने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उस दौर के दुनिया के सबसे ताकतवर समुद्री कप्तान यानी सल्तनत उस्मानिया के एडमिरल खैरुद्दीन बारबरूसा से भी गठजोड़ कर लिया था और इन्हीं दोनों के गठजोड़ की मदद से ही मुसलमान उस पूरे समुंदर पर अपना राज कायम करने में कामयाब हो पाए थे कि जो समुंदर अफ्रीका और यूरोप के बीच मौजूद है। दोस्तों, बाद में अली अलमंदरी नाम के एक ताकतवर इंसान की तरफ से सैयदा अल हुर्रा को निकाह की पेशकश की गई थी। सैयदा अल हुर्रा ने भी इस निकाह की पेशकश को खुशी खुशी कबूल कर लिया था, क्योंकि जाहिर है अली अलमंदरी का मकसद भी वही था कि जो सैयदा अल हुर्रा का हुआ करता था, यानी अली अलमंदरी भी न सिर्फ स्पेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना करते थे बल्कि उसके खिलाफ मुहिम भी चला रहे थे। सैयदा अल हुर्रा ने इसके बाद भी लगातार अपने मिशन को जारी रखा था और अगले 25 या 30 सालों तक लगातार यूरोप की लगभग सभी सल्तनतों का समुद्री दुनिया में जीना दुश्वार कर दिया था। इन तमाम सालों में कई बार यूरोप की कई सल्तनतों की तरफ से सैयदा अल हुर्रा को बड़े बड़े लालच भी दिए गए थे, लेकिन जाहिर है इन तमाम लोगों की ये कोशिशें नाकामयाब रही थीं। आखिरकार सैयदा अल हुर्रा के एक दामाद ने पुर्तगाली और स्पेनिश सल्तनत से अंदरूनी तौर पर हाथ मिलाकर सैयदा अल हुर्रा की सल्तनत पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद सैयदा अल हुर्रा के साथ क्या हुआ था इस बारे में तारीखी किताबों में ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है, यानी ऐतिहासिक किताबें इस बारे में पूरी तरह से खामोश हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आज के दौर में हम लोगों को सैयदा अल हुर्रा के बारे में जो कुछ भी मालूम है वो लगभग सारी की सारी चीजें पुर्तगाल और स्पेन के सरकारी डॉक्यूमेंट के जरिए से पता चली हैं। इसके अलावा भी बची कुछ चीजें जो इधर उधर से मिली हैं वो लगभग सारी की सारी चीजें इंग्लिश राइटर्स की किताबों में ही मौजूद हैं, यानी मुस्लिम इतिहासकारों की किताबों में सैयदा अल हुर्रा का कोई खास जिक्र मौजूद नहीं है। इसके पीछे एक्सपर्ट्स ये वजह बताते हैं कि क्योंकि सैयदा अल हुर्रा ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा समुंदर में गुजारा था और जाहिर है उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की थीं वो सारी की सारी समुंदर में की थीं। यही वजह है कि इतिहासकार उनके बारे में ज्यादा कुछ न जान सके थे। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो था। हमें आज पता चला कि सैयदा अल हुर्रा की क्या कहानी थी, क्या हिस्ट्री थी, वो इतनी वीर कैसे बनी, कैसे इतनी बहादुर बनी कि जिससे पूरा यूरोप डरने लगा। सैयदा अल हुर्रा बहुत ही बहादुर थी क्योंकि उन्होंने बचपन में उतना सब देखा, उसके बाद वो जाकर पूरे 35 साल तक राज किया और खासकर तो समुद्रों पर उन्होंने राज किया। तो समुद्रों पे राज करना बहुत
इतना इजी नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है कि आके सब गैंग मतलब सबको इकट्ठा करना, फिर पूरे मुस्लिम समुदाय को वापस से वो मतलब वो लक्ष्य बनाना है कि हाँ जहाँ से हमको निकाला गया है स्पेन से, हम वहां पर फिर से स्पेन में जाके मुस्लिमों को बिठाएंगे, मतलब अपना फिर से वहां पर राज्य करेंगे। तो ये बहुत ही मुश्किल था। एक छोटी सी बच्ची थी जिन्होंने सब कुछ देखा और बाद में वो बड़ी होगी, पूरे 30 से 35 साल राज करी और उन्होंने उन सभी राजाओं से अपना गठबंधन किया जिनका मकसद एक था। और बाद में मतलब उनके साथ तो बुरा हुआ कि जो उनके दामाद थे उन्होंने दगा उनके साथ किया, तो शायद अगर वो दगा नहीं किए होते तो और भी काफी दिनों तक राज करती, वहां पर काफी सालों तक राज करती। एंड जिस तरीके से बताया गया कि मतलब कोई खास उनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है अगर वो समुद्रों में ज्यादा कर रहेंगी तो कैसे मतलब किसी को पता चलेगा कि क्या है उनकी पूरी कहानी, एक पल का कोई मतलब नोटिस नहीं कर पाएगा इतना। तो बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो रहा और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे इतना प्यारा प्यारा वीडियो सजेस्ट करते हो, जिसकी वजह से मुझे भी काफी ज्यादा मतलब हिस्ट्री के बारे में पता चलता है और खासकर तो मुझे भी मुस्लिम धर्म के बारे में पता चलता है। ये आप लोगों की वजह से, अगर आप लोग मुझे इतनी प्यारी प्यारी वीडियो कमेंट नहीं करते तो शायद मुझे नहीं पता चलता। तो मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तो दोस्तों आप लोग मुझे और भी प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है, और मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी हूँ, आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो, मुझे डीएम करके आप लोग बता भी सकते हो कि मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।